चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका के लिए जाल बिछा रही है। क्या राष्ट्रपति बाइडेन इस जाल में गिरेंगे? चाइना अनसिंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। पिछले हफ्ते अमेरिका के जलवायु दूत जॉन केरी ने चीन की यात्रा की थी, जहां उन्होंने कहा कि चीन की भागीदारी और प्रतिबद्धता के बिना दुनिया जलवायु संकट का समाधान नहीं कर सकती है। ओह, ये बहुत अच्छा है। ठीक यही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सुनना चाहती थी, क्योंकि आप पूरी तरह से चीन की सगाई और प्रतिबद्धता प्राप्त कर सकते हैं, एक कीमत के लिए। आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने को अपने प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बना दिया है। यही कारण है कि अमेरिका के जलवायु दूत केरी ने पिछले हफ्ते चीन के तियानजिन की यात्रा की और अपने जलवायु दूत शी जेहुआ से मुलाकात की। केरी और जी बहुत पीछे चले जाते हैं। यहाँ वे 2015 में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, जब केरी राष्ट्रपति ओबामा के विदेश मंत्री थे, और मी केरी और मिस्टर जी ने बिडेन प्रशासन की शुरुआत के बाद से लगभग 18 बैठकें की है। ये बहुत कुछ है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि अमेरिका चीन संबंध लगातार बिगड़ रहे हैं। और ये एक संकेत है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जलवायु परिवर्तन को एक ऐसी चीज के रूप में देखती है जिसका वे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक तरफ ये बाइडेन प्रशासन के लिए जलवायु परिवर्तन पर चीन को शामिल करने के लिए समझ में आता है, क्योंकि चीन इतना बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। चीन का वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन संयुक्त रूप से अगले 3 सबसे बड़े उत्सर्जक के समान है, अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत। लेकिन इससे ये भी चिंता पैदा हो गई कि चीनी शासन को जलवायु परिवर्तन पर सहयोग करने के लिए अमेरिकी सरकार अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन पर आसान हो सकती है, जैसे चीनी कारखानों में एक इलाज के रूप में थोड़ा उइगर स्लेव श्रम हो सकता है, जब तक वे कारखाने सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं। लेकिन बाइडेन प्रशासन ने कसम खाई कि वे ऐसा नहीं करेंगे, कि जलवायु पर बीजिंग के साथ सहयोग चीन को अन्य मुद्दों पर जवाबदेह ठहराने के अमेरिकी प्रयासों को कम नहीं करेगा, जिसमें आर्थिक और मानवाधिकारों का हनन शामिल है, जो कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं सुनना चाहती। और केरी की तियानजिन यात्रा के दौरान उन्होंने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया। जी के साथ इन पर्सन मीटिंग के अलावा केरी ने वस्तुतः कई अन्य चीनी अधिकारियों से मुलाकात की, जिनमें चीनी विदेश मंत्री वांग यी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष राजनयिक यांग जीची शामिल थे। आप यांग को उस व्यक्ति के रूप में याद कर सकते हैं जिसने अलास्का में विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन को फटकार लगाई थी। और ऐसा नहीं लगता कि केरी के पास यांग के साथ भी अच्छा समय था। वास्तव में चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया द्वारा जारी की गई तस्वीरों के आधार पर ये जून की अब तक की सबसे खराब बैठकें लग रही थी। मैं देख रहा हूं कि जॉन केरी जूम ज़ॉम्बी फिल्टर का उपयोग कर रहे थे, वांग यी की तीखी बातें सुनने के लिए मजबूर होने के बाद। या तो वह एक मुरझाई हुई भूसी में बदल गया। वांग ने अमेरिका पर एक प्रमुख रणनीतिक गलत अनुमान का आरोप लगाया और अमेरिकी पक्ष से चीन को एक खतरे और प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखने से रोकने, पूरी दुनिया में चीन को रोकने और दबाने और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। वांग ने अमेरिका द्वारा जलवायु परिवर्तन सहयोग को अमेरिका चीन संबंधों में नखलिस्तान कहने पर भी आपत्ति जताई, क्योंकि यदि नखलिस्तान सभी रेगिस्तानों से घिरा हुआ है तो देर सवेर ये नखलिस्तान ही मरुस्थलीकृत हो जाएगा। उन्हें मैं देखता हूँ कि आपने वहाँ क्या किया। ये एक जलवायु परिवर्तन रूपक है। अमेरिका चीन के साथ जलवायु परिवर्तन पर चर्चा कैसे कर सकता है, जबकि वह अमेरिका चीन संबंधों के माहौल को बदलने के लिए जिम्मेदार है। ये रहा वांग यी का माइक ड्रॉप। और फिर अगर ये पर्याप्त दबाव नहीं था, तो पार्टी के अधिकारी यांग जीची ने केरी को बताया कि अमेरिका ने चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और चीन के हितों को कमजोर करने के लिए गलत कृत्यों की एक श्रृंखला की थी और अमेरिका को गलतियों को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता थी। मुझे आश्चर्य है कि यांग ने केरी को उसके कमरे में जाने और उसके बारे में सोचने के लिए नहीं कहा। इस बिंदु पर केरी ने जूम कैट फिल्टर भी लगाया होगा। ये चीजों को और खराब नहीं कर सका। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास अमेरिका के लिए एक संदेश है। वे
जलवायु के मुद्दों पर सहयोग नहीं करेंगे जब तक कि अमेरिकी पीछे नहीं होगा, और अन्य मुद्दों पर कम्युनिस्ट पार्टी जो चाहती है वह नहीं करती है। ये वही है जो बाइडेन प्रशासन ने कहा था कि वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि बिडेन एक इलाज के रूप में चीन से थोड़ा पीछे हट जाए जब तक ये सौर ऊर्जा के लिए है। ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। चीनी शासन हमेशा जलवायु सहयोग के बारे में इतना जुझारू नहीं रहा है। इस साल की शुरुआत में मेरे पसंदीदा सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने सुझाव दिया कि जलवायु का मुद्दा नई पिंग पोंग कूटनीति हो सकता है, जो नहीं हुआ जब तक आप वांग ही को केरी के चेहरे पर पिंग पोंग पैडल लेते हुए नहीं गिनते। आप देखिए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को उम्मीद थी कि बाइडेन ट्रंप की चीन की नीतियों को बदल देगा, लेकिन बाइडेन प्रशासन चीन पर लगातार सख्त रहा है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी बाइडेन की जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं का लाभ उठाने के रूप में उपयोग कर रही है। ये एक अच्छा माहौल है जो आपको वहाँ मिला है। ये एक वास्तविक शर्म की बात होगी अगर ये बदल गया। हमारे सभी ने कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन बढ़ने के कारण चीनी शासन को लगता है कि बिडेन प्रशासन कमजोर है, खासकर अफगानिस्तान से अमेरिका की अराजक वापसी के बाद, और ये जानता है कि अमेरिका को कूटनीतिक जीत की जरूरत है, खासकर कोप 26 से पहले। अगले महीने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बाइडेन प्रशासन के लिए जलवायु परिवर्तन का जाल बिछा रही है। पार्टी को अन्य देशों में कोयले से चलने वाली ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण को रोकने का वादा करके राष्ट्रपति बिडेन को सहयोग की जीत देने में खुशी होगी, जब तक अमेरिका चीन के हितों के प्रति कुछ और समझ दिखाता है, जैसे चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाना बंद करो, या उइगर नरसंहार के बारे में बात करना बंद करो, या ताइवान को हथियार बेचना बंद करो, या हो सकता है कि ट्रंप के कुछ व्यापार शुल्क हटा दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिडेन किस लिए पीछे हटे। जब तक चीनी अधिकारी जानते हैं कि वह पीछे हटने को तैयार है, फिर वे बिडेन को एक बच्चे की तरह बरगलाएंगे, और अमेरिका चीन के जलवायु परिवर्तन के जाल में फंस गया होगा। अब यह है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी केवल जलवायु परिवर्तन के बारे में कुछ करेगी यदि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें लाभ होगा। राजनयिक दबाव काम कर सकता था, लेकिन तभी जब बाइडेन प्रशासन दृढ़ रहे। एक बार जब वे चीनी शासन की मांगों के आगे झुक गए तो ये खत्म हो गया। इसके अलावा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वैसे भी अपनी जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं के बारे में झूठ बोल सकती है। झूठ बोलना उनकी महाशक्ति है। चीनी नेता शी जिनपिंग ने 2060 तक चीन को कार्बन न्यूट्रल बनाने का संकल्प लिया, लेकिन पेरिस जलवायु समझौते के तहत चीन को विकासशील देश माना जाता है। इसका मतलब है कि वे 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि जारी रख सकते हैं, और उत्सर्जन में कटौती का वादा करने के बाद भी चीन कोयले की होड़ में चला गया। ये दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों का निर्माण तेजी से कर रहा है, और अधिकारियों ने कहा है कि चीन के पास अभी के लिए कोयला बिजली पर निर्भर रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कार्बन उत्सर्जन की परवाह नहीं करती है। और ये सिर्फ कोयला नहीं है। 2019 में वापस चीन को ओजोन क्षयकारी रसायन CFC11 के दुष्ट उत्सर्जन के लिए भंडाफोड़ हुआ। ये सीधे तौर पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उल्लंघन था, एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि जिस पर चीन ने हस्ताक्षर किए थे। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक पर्यावरणीय प्रतिबद्धता की अनदेखी करके खुश है अगर वह प्रतिबद्धता असुविधाजनक हो जाती है। अब ये एक असुविधाजनक सत्य है, और अमेरिका और चीन पर्यावरण के साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसके बीच एक और दार्शनिक अंतर है। मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के पीछे का विचार ये है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग पर अपने प्रभाव को कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को प्रकृति को बदलना बंद कर देना चाहिए। लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का दर्शन ये है कि मनुष्य को स्वभाव बदलना चाहिए। वास्तव में, जैसा कि अध्यक्ष माओ ने कहा, मनुष्य को प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। बहुत सारी नदियां मिली, बांध बनाओ। यही कारण है कि चीन के पास अब हजारों जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो वह नहीं चाहता है। बहुत ज्यादा रेगिस्तान मिल गया, पेड़ों की एक बड़ी हरी दीवार लगाओ जो स्थिति को और खराब कर सकती है। दक्षिण में बहुत पानी मिला और उत्तर में पर्याप्त पानी नहीं।
विश्व की सबसे बड़ी जल विपथन परियोजना का निर्माण करें जो अच्छे से ज्यादा नुकसान करता है। बारिश की चिंता, बादलों को बीज दो, ये गारंटी देगा कि आपकी परेड पर कोई बारिश नहीं करेगा, आपको चित्र मिल जाएगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए दुनिया के सबसे बड़े एयर कंडीशनर का निर्माण करके ग्लोबल वार्मिंग से निपटना अधिक चरित्रवान होगा। उइगर दास शर्म के साथ, तो क्या चीन को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है? वास्तव में हाँ। ब्रेक के बाद मैं आपको और बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। अमेरिका चीन को जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने के लिए कह सकता है, अगर वे अपने पत्ते सही से खेलते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जलवायु सहयोग के बदले चीनी शासन की राजनीतिक मांगों के झांसे में न आए। साथ ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को सिस्टम से खिलवाड़ न करने दे। पेरिस समझौते में यही हुआ, जब चीन को 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि जारी रखने की अनुमति दी गई। चीन अपने प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक प्रतिस्पर्धियों को बड़े खर्च पर डिकार्बोनाइजेशन का नेतृत्व करना पसंद करता है। दोनों उन्हें कम प्रतिस्पर्धी और परीक्षण और त्रुटि द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं को अग्रणी बनाने के लिए। दूसरे शब्दों में, चीनी शासन चाहता है कि अमेरिका कार्बन उत्सर्जन में कटौती करे, जबकि चीन को उत्सर्जन बढ़ाने की अनुमति है, क्योंकि इससे चीन को आर्थिक लाभ मिलता है। साथ ही अमेरिका कार्बन कमी तकनीक का आविष्कार कर सकता है, जिसे चीन तब कम में चुरा सकता है। यह आपके लिए चीनी शैली का पारस्परिक सहयोग है। इस विदेश नीति लेख के लेखकों का तर्क है कि अमेरिका के लिए चीन को वास्तव में सहयोग करने का एकमात्र तरीका जलवायु प्रतिस्पर्धा के माध्यम से है, जिसमें कार्बन कराधान का उपयोग करना शामिल है। दूसरे शब्दों में, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अपने कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाना जारी रखना आर्थिक रूप से महंगा बना देना। सचमुच उन्हें इसके लिए भुगतान करें। यूरोपीय संघ पहले से ही कार्बन सीमा कर के साथ ऐसा करने की योजना बना रहा है और चीनी शासन इससे नफरत करता है। इसलिए वे शिकायत कर रहे हैं कि ये व्यापार सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। लेकिन अगर अमेरिका ऐसा नहीं भी करता है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन के जलवायु परिवर्तन के जाल में नहीं फंसना है। असली खतरा ये है कि अगर अमेरिका में लोग कम्युनिस्ट पार्टी की मांगों को दोहराते हैं। चीन में अपनी बैठकों के बाद जॉन केरी ने संवाददाताओं से कहा कि चीनी अधिकारियों ने राष्ट्रपति बिडेन को जो कहा वह पारित करेंगे। केरी के अनुसार, एक तरफ हम उनसे कह रहे हैं कि आपको जलवायु से निपटने में मदद करने के लिए और अधिक करना होगा, और दूसरी ओर उनके सौर पैनलों को मंजूरी दी जा रही है, जिससे उनके लिए ये कठिन हो जाता है उन्हें बेचने के लिए। ठीक, लेकिन मानवाधिकारों के हनन के कारण उन सौर पैनलों को मंजूरी दी जा रही है, विशेष रूप से उइगर दास श्रम का उपयोग करके बनाए जाने के लिए। क्या केरी कह रहा है कि चीनी कारखानों में थोड़ा उइगर दास श्रम हो सकता है एक इलाज के रूप में, जब तक वे कारखाने सौर पैनल बना रहे हैं? अब केरी राष्ट्रपति ओबामा के विदेश मंत्री थे और चीनी अधिकारियों ने ओबामा प्रशासन से झूठ बोला। फिर सारा, तो क्या केरी यहाँ बोली है या सिर्फ कूटनीतिक? बताना कठिन है, लेकिन अमेरिका में ऐसे अन्य समूह भी हैं जो बाइडेन प्रशासन को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर ढील देने के लिए राजी करना चाहते हैं। पर्यावरण के लिए जुलाई में वापस 40 से अधिक प्रगतिशील समूहों ने राष्ट्रपति जो बिडेन और सांसदों को एक पत्र भेजा। उनसे जलवायु परिवर्तन पर चीन के साथ सहयोग को प्राथमिकता देने और हांगकांग पर बीजिंग की कार्रवाई और उइगर मुसलमानों को जबरन हिरासत में लेने जैसे मुद्दों पर अपने टकराव के दृष्टिकोण को रोकने का आग्रह किया। पत्र, जिसमें लिखा है कि ये ग्लोबल टाइम्स द्वारा लिखा गया था, वैश्विक जलवायु वार्ता में एक प्रमुख बाधा होने के लिए चीन के अमेरिकी प्रदर्शन को दोषी ठहराता है और निश्चित रूप से समाधान बहुपक्षवाद, कूटनीति और चीन के साथ सहयोग है। देखिए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक सत्तावादी शासन है जो लोगों को प्रताड़ित कर रही है, उन्हें गुलामी के लिए इस्तेमाल कर रही है और नरसंहार कर रही है। वे जलवायु संकट को संबोधित करने की परवाह नहीं करते हैं। वे बहुपक्षवाद और सहयोग की परवाह नहीं करते जब तक कि वे अपने फायदे के लिए उनका उपयोग नहीं कर सकते। उन्हें केवल सत्ता में बने रहने की परवाह है। आइए उम्मीद करते हैं कि बिडेन प्रशासन ये जानता है। और अब मेरे लिए आप में से एक के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। एक प्रशंसक जो क्राउड फंडिंग वेबसाइटों पैट्रियन और लोकल्स पर चीन बिना सेंसर का समर्थन करता है, मैट मैथिसन ने पैट्रियन पर पूछा, हाय क्रिस, मैं हाल ही में कुछ सोच रहा था कि चीन इतने नए कोयला बिजली संयंत्र कैसे बना रहा है।
ये देखकर अजीब लगता है कि कैसे वे चेहरे को खोने के बारे में इतने चिंतित हैं, लेकिन फिर हवा में और भी अधिक प्रदूषण फैलाने की योजना बना रहे हैं, जिससे चीन और भी अधिक दुष्स्वप्न जैसा दिखता है। क्या उनके लिए ये समझ में नहीं आता कि वे जीवाश्म ईंधन से आगे निकल जाएं और सीधे नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ें? ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा करने के लिए आवश्यक तकनीक नहीं चुराई है। क्या पृष्ठभूमि में तार खींचने वाले कोयला बैरन है या कुछ और जो मुझे याद आ रहा है? खैर, मैं बिल्कुल कोल बैरन नहीं है, लेकिन कोयला समृद्ध प्रांत है। 2014 में वापस चीनी शासन ने केंद्र सरकार के बजाय प्रांतीय सरकारों को नए कोयला बिजली संयंत्रों को मंजूरी देने की शक्ति दी। कई स्थानीय सरकारों ने जीडीपी को बढ़ावा देने और नई बिजली परियोजनाओं के साथ स्थानीय रूप से खनन किए गए कोयले की मांग पैदा करने के अवसर पर छलांग लगाई, जिससे लगभग 210 परियोजनाएं हुई। एक वर्ष से भी कम समय में रबर की मुहर लग गई, लेकिन केंद्र सरकार इन परियोजनाओं पर पूरी तरह लगाम नहीं लगा रही है। वास्तव में उन्होंने उनमें से अधिकांश को हरी झंडी दे दी है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन में जीडीपी और आर्थिक विकास राजा है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी राजा है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वह आपको मिलता है, और आर्थिक विकास भी कारण है कि चीन नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन का परित्याग नहीं कर रहा है। कोरोना वायरस महामारी के कारण हुए नुकसान के कारण कम्युनिस्ट पार्टी विकास को जितनी जल्दी हो सके बढ़ावा देना चाह रही है, और ऐसा करने के लिए उन्हें कोयले की जरूरत है, क्योंकि पवन और सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा रुक रुक कर और अस्थिर होती है। इसलिए हमें एक स्थिर बिजली स्रोत पर भरोसा करना चाहिए। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। इस तरह एक सरकारी अधिकारी ने इसे समझाया, और निश्चित रूप से अधिक कोयला संयंत्र बनाने से चीन को बुरा लग सकता है, लेकिन वे एक विकासशील देश है। औद्योगिक क्रांति के बाद से अमेरिका को ग्रह को प्रदूषित करने की अनुमति दी गई है। स्पष्ट रूप से चीन को अपना प्रदूषण फैलाने के लिए और अधिक समय मिलना चाहिए। ये उचित है। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैट की तरह बने और patreon.com/China Uncensored या ChinaUncensored.locals.com पर हमारा समर्थन करें, और आपके पास शो में आपके एक प्रश्न का उत्तर देने का मौका होगा। मैं क्रिस चैपल हूँ। चीन को बिना सेंसर किए देखने के लिए धन्यवाद।